हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल द ओमेगा क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम जीएस में भारतीय संविधान के एक विशेष पहलू को देखेंगे। एक विशेष पहलू मतलब कि हमारे उसका हेडिंग हमने दे दिया, भारत की संसदीय प्रणाली। हालांकि भारत की संसदीय प्रणाली में दो अनुच्छेदों को बहुत ज़्यादा अध्ययन किया जाता है या दो अनुच्छेदों को समझना बहुत ज़रूरी होता है, अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75, यानी कि आर्टिकल 74 और 75। अब कहिए कि क्या इन दोनों को समझने से हम संसदीय प्रणाली को समझ सकते हैं? तो नहीं। हमारे देश में केंद्र सरकार की जो व्यवस्था है, सरकार कैसे चलेगी, कौन चलाएंगे, उनकी जिम्मेवारी क्या होगी, इन सब का एक सामान्य और संक्षिप्त वर्णन जो है आर्टिकल 74 और 75 में दिया हुआ। पूर्ण विवरण नहीं, याद रखिए कि हमारे देश में इन सब चीजों का कोई बहुत पूर्ण विवरण नहीं, लेकिन एक सामान्य सा वर्णन है। बाकी फिर पूरे संविधान में भरा पड़ा है, कहां पर क्या है, कहां पर कैसे है, कहां से क्या चीजें हैं इशू। लेकिन जिन्हें भारत की संसदीय प्रणाली, साथ ही भारत की सरकार की व्यवस्था या केंद्र सरकार की व्यवस्था को देखना है, उन्हें आर्टिकल 74 और 75 को पूरी तरह से समझना होता है। इसके अलावा और भी चीजें होती हैं, वो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको भारत की संसदीय प्रणाली के बारे में बताऊंगा। इसके बाद जो मैं बताऊंगा वो 74 और 75 होगी, क्योंकि उससे पहले इसको समझना जरूरी होता है। तो जो पहला हमने पॉइंट रखा है कि आर्टिकल 1 यानी कि अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत में संघीय व्यवस्था है। ये किस श्रीमान ये कहां से आ गया? अभी तो आप 74 75 बोल रहे थे। देखिए, हमारे देश में जो आर्टिकल 1 क्या कहता है, इंडिया डेट इज भारत, अर्थात भारत जो इंडिया है राज्यों का संघ होगा। भारत अर्थात इंडिया या इंडिया डेट इज भारत राज्यों का संघ होगा। किसका संघ होगा? राज्यों का। तो यानी कि भारत में जो राज्य हैं वो शाश्वत होंगे, यानी कि राज्य रहेंगे। कैसे होंगे, क्या होंगे, किस प्रकार के होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। आर्टिकल 3 इसकी कोई गारंटी नहीं देता, और आर्टिकल 4 यह कहता है कि संसद या संघ जब चाहे, जैसे चाहे, जिस प्रकार से चाहे नए राज्यों का गठन कर सकता है और समान बहुमत से कर सकता है। तो राज्यों की गारंटी तो हमारे देश में है, लेकिन कैसे राज्य होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इसीलिए हमारे देश में कहा जाता है कि भारत जो है वो विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, यानी कि संघ है। और हमारी प्रणाली कैसी है? संघीय प्रणाली है। संघीय प्रणाली का तात्पर्य होता है कि देश की शक्ति में, संसद की शक्ति, संघ की शक्ति में सभी राज्य बराबर के हिस्सेदार होंगे, अर्थात राज्य जो होंगे वो सामर्थ्य में, ताकत में हिस्सेदारी रखेंगे। इसको ध्यान रखिएगा। तो आर्टिकल 1 साफ साफ कहता है कि भारत में कैसी व्यवस्था है? संघीय व्यवस्था। दूसरा, भारत के संविधान में सरकार की संसदीय व्यवस्था ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है। भारत के संविधान में सरकार, गवर्नमेंट की जो संसदीय व्यवस्था है वो ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है। याद रखिए, पूर्ण रूपेण नहीं, पूर्ण रूपेण ब्रिटिश मॉडल नहीं। हमारे यहाँ जो संसदीय व्यवस्था है वो पूर्ण रूपेण ब्रिटिश मॉडल नहीं है। ब्रिटिश मॉडल में संसद जो है सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान मतलब उससे शक्तिमान कोई है ही नहीं। ब्रिटेन में तो यहाँ तक कहा जाता है, आप जब राजनीतिक विज्ञान को आगे जाकर के पढ़ेंगे तो एक क्या बोलते हैं, परिहास या उपहास कहा जाता है कि ब्रिटेन में संसद जो है वो स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के अलावा कुछ भी कर सकता है। ब्रिटिश संसद एक घोषणा कर सकते हैं कि सुबह 6 से शाम से 6 तक अब रात्रि का कॉल होगा तो लोग रात ही कॉल करेंगे। अर्थात वहां संसद, यानी कि ब्रिटेन में संसद सबसे शक्तिमान संस्था है, लेकिन भारत में नहीं। तो भारत में सबसे शक्तिमान संस्था कौन है? तो ये एक क्या कह सकते हैं, लाल बुछक्कर वाला प्रश्न हो जाएगा। इसलिए कि भारत में सबसे शक्तिमान संस्था तो संसद ही है, लेकिन संसद पर भी कुछ अंकुश लगाए गए हैं। किसके अंकुश लगाए गए हैं? कानून के, विधि के, शासन के। माननीय सुप्रीम कोर्ट का मानना है, कहना है, बार बार अपने जजमेंट उन्होंने कहा है कि संसद, भारत में संसद कुछ भी कर सकती है, लेकिन उसको करने के लिए एक निश्चित प्रक्रिया का पालन करना होगा, और संसद ऐसा कोई कृत्य कार्य नहीं करेगी जो संविधान का उल्लंघन करता हो। यानी कि संसद के किसी भी कार्य को सुप्रीम कोर्ट चेक कर सकता है, देख सकता है, और यदि वो कृत्य गलत हुए,
भारतीय संविधान के अनुरूप नहीं हुए, भारत के संविधान की आत्मा के अनुरूप नहीं हुए, तो उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। कौन? सुप्रीम कोर्ट। इसके अलावा भारतीय संसद के ऊपर में राष्ट्रपति भी है। राष्ट्रपति को यह लगता है कि आमुख कानून या आमुख व्यवस्था जो संसद ने बनाई है, इसमें थोड़ा सा ढीलापन है, तो वो मंत्रिपरिषद से पुनः या संसद से पुनः उस पर आग्रह करने को कह सकते हैं, यानी कि विधेयक को लौटा सकते हैं। हालांकि इस पर बहुत सारे बंधन है, लेकिन इस दो चीजों से सिद्ध होता है कि संसद सर्वशक्तिमान नहीं है जैसा ब्रिटेन में, लेकिन यदि क्रम से देखा जाए तो हमारे यहाँ शक्तिमान ही है और ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है। आपसे जो प्रश्न पूछेगा वो यही पूछेगा कि हमारी संसदीय प्रणाली या व्यवस्था जो है किस देश के संसदीय प्रणाली या व्यवस्था से प्रभावित है। तो आपको याद रखना होगा ब्रिटिश मॉडल से। किससे? ब्रिटिश मॉडल से। और याद रखिएगा कि एक चीज और पूछता है कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी कानून को देख सकती है, या कहाँ के संविधान से लिया गया है, तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया। ठीक है, अमेरिका के संविधान में ना उसका सुप्रीम कोर्ट बहुत ताकतवर है, वहाँ सुप्रीम कोर्ट बहुत ताकतवर है, ब्रिटेन में संसद बहुत ताकतवर है। भारत वालों ने दोनों को बीच में लाके खड़ा कर दिया, भाई चेक एंड बैलेंस रहो, न ई ताकतवर न ऊ ताकतवर। इसके पीछे कारण यह था कि हमारा देश जब बना था तो उस समय मात्र 8-10% लोग शिक्षित थे। संसद में हो सकता है या आ जाएं या कभी भी ऐसे लोग आ जाएं जो किसी खास वर्ग का ही ध्यान रखेंगे, तो फिर जो अलग वर्ग होगा उसका ध्यान कौन रखेगा। तो उसके लिए फिर सुप्रीम कोर्ट को रखा गया है कि देखिए आप ऐसा कोई कृत्य न होने दें जो देश की आत्मा या संसद के नहीं, देश की आत्मा या संविधान के मूल भाव को उल्लंघित करती है। देश में राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था का मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंत्री परिषद होता है। सीधा यही पूछेगा कि देश में राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था का मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन होता है, तो मंत्री परिषद होता है, जिसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। अध्यक्ष कौन होता है उसका? मुख्य सीईओ कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। यही होता है ना, प्रधानमंत्री होता है। इस मंत्री परिषद का नेतृत्व कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। याद रखिएगा कि हमारे देश के समस्त राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को करने का जो अधिकारी है वो मंत्री परिषद है, जिसका मुख्य अधिकारी या मुख्य कार्यकारी अधिकारी या मुख्य सीईओ या बॉस कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ध्यान रखेंगे इस चीज, ये बहुत मतलब इंपॉर्टेंट चीज होता है। भारत में संसदीय व्यवस्था के समान एवं संक्षिप्त वर्णन अनुच्छेद 74 एवं 75 में किया गया है। यही पूछेगा कि भारत में संसदीय प्रणाली व्यवस्था का वर्णन कहाँ है, तो मुख्य रूप से 74 और 75 में। देखिए 74 और 75 में यही बताया गया है कि राष्ट्रपति किसके सलाह से काम करेंगे और मंत्रिपरिषद जो होगी वो कैसी होगी, किस प्रकार से होगी, कितनी होगी, मुख्यतः यही चीज है। ठीक है, अगला है कि मंत्री परिषद में मंत्रियों की 3 श्रेणियां होती हैं, 3 टाइप्स ऑफ मंत्री। यहाँ पे हमने मंत्री परिषद लिखा, कहीं कहीं आप मंत्री परिषद देखिएगा, कहीं कहीं पे मंत्रिमंडल देखिएगा। क्या दोनों में अंतर होता है? बिल्कुल अंतर होता है। मंत्री परिषद अलग चीज है, मंत्रिमंडल अलग चीज है, उसे मैं बाद में बता दूंगा, कंफ्यूजन नहीं हो, उससे पहले देख लीजिए। मंत्री परिषद में मंत्रियों की 3 श्रेणियां होता है। पहला कौन होता है? कैबिनेट मिनिस्टर, दूसरा राज्य मंत्री और तीसरा उप मंत्री। क्या इनमें अंतर होता है? बिल्कुल अंतर होता है। क्या क्या चीज का? इनमें पद क्रम, राजनीतिक महत्व एवं वेतनमान का अंतर होता है, और हमने क्रम से लिखा है। यदि पावर, राजनीतिक अस्तित्व, वेतन को देखा जाए तो सबसे पावरफुल कौन होगा? कैबिनेट मंत्री होगा। उससे नीचे कौन होगा? राज्य मंत्री होगा, और उसके नीचे कौन होगा? उप मंत्री होगा। कभी कभी आप सुनते होंगे किचन कैबिनेट, नाम सुने हैं, समाचार में सुनिएगा, किचन कैबिनेट। ये क्या होता है? ये होता है प्रधानमंत्री का सबसे क्लोज 2-4 गो फ्रेंड होते हैं, उनको किचन कैबिनेट कहा जाता है, और वही सब मिलकर सरकार चलाता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी पर एक फिल्म आई थी, आप उस फिल्म में देखिएगा, जब शुरुआत होती है तो उसमें अक्षय खन्ना क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि एक मुट्ठी भर लोग देश चलाते हैं और मैं इन मुट्ठी भर लोगों की कहानी लिखता हूं। वहां पर समझिए कि यही मुट्ठी भर लोग हैं जो इस पूरे देश को, सिस्टम को चलाते रहते हैं। ठीक है,
हालांकि मैं बार बार बता दूं, भारत में संसदीय प्रणाली है, संसदीय प्रणाली में संसद सर्वोच्च होती है, परंतु हमारे यहाँ यह व्यवस्था दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट संसद के किसी भी कानून को देख सकती है कि क्या यह संवैधानिक है या संवैधानिक नहीं है। यहाँ पे संवैधानिक का मतलब सिर्फ संविधान के लिखे हुए शब्दों के अनुसार नहीं, देश की आत्मा और संविधान के भावों के अनुरूप भी होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे मामले हुए हैं जहाँ पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देखिए, आपका अक्षर जो लिखा हुआ तो सही है, लेकिन भावना संसद या देश के अनुकूल नहीं आती है। अब भावना में क्या है, बहुत सारी चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें हैं कि यहाँ पे वर्णन नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इसको ऐसे समझिए कि हमारी संसद जो है, जिस प्रकार के घर में बहुत सारे पिलर होते हैं, ईंट होते हैं, खिड़की के बारी सब होता है, तो संसद पिलर को छोड़ के बाकी सब चीज़ को बदल सकता है। लेकिन ब्रिटेन में संसद पिलर भी बदल दे सकता है, कुछ भी बदल सकता है। यही मूलभूत अंतर है। इन सब का प्रमुख यानी कि कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, सबका प्रमुख या कार्यकारी प्रधानमंत्री होता है, जो सरकार का मुख्य बॉस होता है, जो सरकार का मुख्य बॉस होता है। तो यहाँ पे हमने दिखाया आपको भारत की संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली से ये वो पॉइंट्स हैं जिनसे विभिन्न पीसीएस परीक्षाओं में या अन्य तरह के परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये जो पूछे गए हैं हमने वही लिखा है, यहाँ तक आपको जानना जरूरी है। अब इसके बाद जब आप आर्टिकल 74 और 75 को पढ़ेंगे तो फिर ध्यान से समझ में आएगी, वो आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो आशा है कि आज के वीडियो से आप ये समझ पाए होंगे या समझने का प्रयास करेंगे कि भारत में कैसी प्रणाली है, कहाँ से ली गई है, उस प्रणाली पर अंकुश कौन लगाता है, उसका मुख्य कार्यकारी कौन होता है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी का या मुख्य कार्यकारी सिस्टम का बॉस कौन होता है। इन सब के बाद जब आप आर्टिकल 74 और 75 पढ़ेंगे तो फिर बिल्कुल पूरी तरह से समझ में आएगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।